अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ इजारा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इजारा क्या होता है, इजारा किस तरह से हम लोग लेके चलते हैं या किस तरह से काम इसमें वर्क परफॉर्म होता है, ये हम लोगों ने आज इसमें सीखना है। आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने कई दफ़ा क्लास में इसको डिस्कशन में डिफरेंट टॉपिक्स में ये आया, लेकिन मैंने कहा कि जब इसका पूरा टॉपिक आएगा तो उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इजारा बेसिकली है लीज़। लीज़ क्या होता है? इजारा में क्वेश्चन बताने में या उसमें जाने से पहले आप लोग को इसके टॉपिक के जो बुनियादी टर्म्स हैं उसको समझा दूँ। लीज़ होता है समथिंग ऑन रेंट, इस्लामिक फ़िका के मुताबिक, इसका जो मुताबिक है। अभी कन्वेंशनल में मैं ये नहीं जा रहा, बुनियादी तौर पे इस्लामिक फ़िका के मुताबिक इजारा का जो है उसके क्या मीनिंग्स हैं और किस तरह से उसको कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं ताकि आप लोग के पास जो है जो पहला क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द इजारा एंड व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ इजारा। तो इजारा के जो शरिया प्रिंसिपल के मुताबिक मीनिंग है दैट इज़ सिंपल, समथिंग गिवन ऑन रेंट। यानी कि कोई भी चीज़ आपकी ओनरशिप में है और आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, मतलब सिंपल लीजिंग। लीज़ आपको पता है दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल लीज़ और एक होती है ऑपरेटिंग लीज़। मैं आप लोग को समझा दूँ ये पॉइंट भी। फाइनेंशियल लीज़ इज़ समथिंग एल्स, लेकिन इस्लामिक जो शरिया के मुताबिक ऑपरेटिंग लीज़ का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मेंट बाय इजारा। ऑपरेटिंग लीज़ क्या होता है? समथिंग गिवन ऑन रेंट, मतलब आप लोगों के पास गाड़ी है, आपने उसको किसी को किराए पे दे दिया है। आपके पास कोई मशीन है, आपने उसको किराए पे दे दिया है। दैट इज़ मतलब मेरे पास मैंने मुझे गाड़ी चाहिए तो मैंने किसी से किराए पे अगर रेंट पे गाड़ी ले ली है, 1 माह 2 माह 4 माह 6 माह मैं उसको इस्तेमाल करूँगा, उसका रेंट पे करूँगा। आफ्टर दैट वो गाड़ी मैं उसके ओनर को वापस कर दूँगा। दैट इज़ नोन एज़ इजारा, दैट इज़ नोन एज़ लीज़, ऑपरेटिंग लीज़। फाइनेंशियल लीज़ क्या होता है? हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसको ले लेते हैं, जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं या जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम उसकी किस्तें पे करते रहते हैं, हम उसके इंस्टॉलमेंट्स को पे करते हैं। एट द एंड द एसेट विल ट्रांसफ़र टू द लेसी, नॉट लेसर। लेसर मतलब ऑनर को नहीं रहता कि वो लेसी के पास आ जाता है, एसेट आपका होता जाता है। दैट इज़ फाइनेंशियल लीज़ जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हम लेते हैं। एक बात आपको मैं कैटेगोरिकली कह दूँ, इस्लाम के अंदर ऑपरेटिंग लीज़ अलाउ है, फाइनेंशियल लीज़ अलाउ नहीं है। इस चीज़ को ज़हन में रख लें। अब वो यही तो एक बेसिक ऑब्जेक्शन है कि जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में गाड़ी जो लीज़ पे मिलती है, रेंट पे मिलती है, इजारा पे मिल जाती है, तो उसमें तो हम लोग मतलब बुनियादी ऑब्जेक्शन ही ये आता है कि जब हम इस्लाम में फ़ाइनेंशियल लीज़ कर नहीं सकते तो ये किस तरह से कर रहे हैं। तो उसका मैकेनिज़्म भी आज इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, ये किस तरह इसको जो है लेके चल रहे हैं। तो इजारा में बड़े सादे से लफ्ज़ों में समथिंग गिवन ऑन रेंट, इस्लामिक शरिया में इसके दो तरह के जो असूल हैं। पहले नंबर पे किसी की सर्विसेज को रेंट पे लेना, ये दूसरे नंबर पे है एसेट। एसेट वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास कोई गाड़ी है या कोई मशीन है, वो किसी ने किराए पे ले लिया है और जितनी देर वो उसको इस्तेमाल करेगा उसको वो क्या करेगा, रेंट पे करेगा। इसी तरह हमारी अपनी सर्विसेज भी, जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी ने मेरी सर्विसेज को हायर किया हुआ है, तो दैट इज़ आल्सो नोन एज़ इजारा। इसके अंदर क्या होगा कि जो बंदा एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ले रहा है, एम्प्लॉय नोन एज मुस्ताजिर, यानी कि जिसने जो एम्प्लॉयर है दैट इज़ नोन एज मुस्ताजिर, यानी कि जो पे कर रहा है, और द पर्सन हु विल बी हायर, जो हायर होगा, दैट इज़ नोन एज आजिर। यानी कि जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी सर्विसेज को उन्होंने हायर किया हुआ है तो आई एम आजिर, और जो ओनर है, यूनिवर्सिटी ओनर है जिसने मुझे हायर किया हुआ दैट इज़ नोन एज मुस्ताजिर, और जो मुझे वो पे कर दिया उजरत से निकलता है उजरा, यानी कि उजरत वेजेस जो मुझे पे की जाएगी, तो दैट इज़ आल्सो नोन एज इजारा। तो इजारा में दो चीज़ें आ जाती हैं, किसी की सर्विसेज को हायर करना या एसेट को हायर करना। ठीक है जी, तो इजारा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब दूसरे नंबर पे है बेसिक रूल्स, व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ इजारा। तो सबसे पहले नंबर पे जो असूल है दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ यूजफ्रिक नॉट ऑनरशिप। इस बात को ये मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इजारा में एसेट की फ़िज़िकल यूजफ्रिक का मतलब है फ़िज़िकल ट्रांसफ़र होता है, बट ऑनरशिप रिमेन्स बिलोंग्स टू द ऑनर। ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं होती, आप चाहे उसको एक दिन इस्तेमाल करें, 1 साल इस्तेमाल करें, 10 साल इस्तेमाल करें, वो गाड़ी ओनर की है। आपने 10 साल इस्तेमाल किया, आपने 10 साल का रेंट पे कर दिया। घर है ना, मतलब हमने घर किराए पे ले लिया, तो अगर किराएदार अगर उसके अंदर 10 20 30 40 साल रह ले तो क्या 40 साल बाद घर उसका हो जाता है? नो,
सिर्फ फिजिकल ट्रांसफ़र उसको हुआ है, ऑनरशिप बिलोंग्स टू द रियल ओनर। तो दैट इज़ अ बेसिक रूल ऑफ द इजारा। सेकंड वन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, यानी कि उस चीज़ को आप इजारा कर सकते हैं, एक वो सब्जेक्ट मैटर इजारा हो सकता है जिसकी वैल्यूएबल, जो वैल्यूएबल हो, जिसको हम मेजरेबल कर सकते हो इन टर्म ऑफ मनी, क्वांटिफाइड, आइडेंटिफाइड, बिल्कुल एक एग्जैक्ट वैल्यू जिसकी हो सकती हो, उसको हम इजारा कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, उसको हम इजारा नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इसमें जो है, आल कंज्यूमेबल थिंग्स कैन नॉट बी लीज आउट। मतलब कंज्यूमेबल थिंग लीज आउट हो ही नहीं सकती ना, मतलब दूध है, इस तरह की खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इसको आप कैसे लीज आउट करेंगे? ये तो कंज्यूम हो गई। जब एक चीज़ कंज्यूम हो गई तो वो तो फिज़िकल भी हमारे पास आ गई, और फ़िज़िकल तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ जो फिज़िकली कंज्यूम हो जाती है, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, वो इजारा नहीं हो सकती। ये भी एक इसका असूल है। और फोर्थ नंबर पे है, आल लाइबिलिटीज़ ऑफ ओनरशिप इज़ बाउंड बाय लेसर। मतलब ओनरशिप की लाइबिलिटी से मुराद है, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी टैक्स। अभी मैंने बिल्डिंग की एग्जांपल दी ना, तो बिल्डिंग की एग्जांपल है प्रॉपर्टी टैक्स। इस तरह के जितने भी टैक्सेस हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, वो ओनर पे करेगा। वो लाइबिलिटी में लेसी से मुराद है जो किराएदार है, आजिर है, किराएदार आपने कहा आजिर, वो इसमें पे नहीं करेगा। ठीक है जी। और पीरियड ऑफ लेसी, क्लियर टर्म में, अगले इसका जो टर्म है, अगला जो इसका रूल है, दैट इज़ पीरियड, कितने टाइम में के लिए लीज़ होगी। तो लीज़ जो है, पीरियड ऑफ लीज़ बेसिकली इसके अंदर है। तो लीज़ जो आप लोग के पास जितनी भी हो, चाहे 1 माह हो, 6 माह हो, 1 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, जितना भी टर्म है, दैट बी मस्ट बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होने के वक्त आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिड लीज डैट द लीज्ड एसेट इज़ फुली आइडेंटिफाइड इन द बाय द पार्टीज। मतलब ऐसा नहीं है ठीक है जी किराए पे ले लिया, भाई कितनी देर के लिए लिया है, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 10 साल के लिए। तो ये डेफिनेटली क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और जो लीज़ है, अगला रूल है, फ्रॉम सम स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मिसाल के तौर पे गाड़ी है, तो आपका हॉस्पिटल है जी, तो आपने वो गाड़ी फॉर एम्बुलेंस ली है, तो आप सिर्फ उसको एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगले और मामला नहीं है। आपने गाड़ी ली है, आपने घर ले लिया है, आपने उसके अंदर जी एकेडमी खोलनी है, किस मकसद के लिए आप लोग वो एसेट ले रहे हैं, ये मकसद भी डिफ़ाइन करना, एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और आफ्टर दैट आप उसको दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और लेसी, ये भी एक अमीन है। अमीन से मुराद कि आपके एजेंट के तौर पे किराएदार होता है ना, तो अगर कोई भी डैमेजेस हो जाएं प्रॉपर्टी में, कोई भी ऐसे मामलात हो जाएं आपके एसेट के अंदर, तो वो जो है लेसी उसको डेफिनेटली फुलफ़िल करेगा। ठीक है जी। लीज़ एज ए जॉइंट ओन्ड प्रॉपर्टी, अगर जॉइंट ओन्ड एसेट हो तो फिर क्या होगा, तो उसमें कोई मसला नहीं है। जो किराया है वो दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 2 हों, 4 हों, 6 हों। तो वो तो अक्सर ऐसा कि गाड़ा है, किराए पे दिया हुआ है, तो 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों के दरमियान में डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें ऐसा भी एक पॉइंट है कि मिसाल के तौर पे एक घर है, उसके 3 पोर्शन हैं, तो तीनों एक एक पोर्शन एक एक बंदे का, तो आप अपना हिस्सा भी किराए पे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बाकी को ओनर जो है वो अपने 2 पोर्शन दे दें, तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा रेंट। लेकिन अगर आपने अपना पोर्शन दे दिया तो फिर वो आपका ही है। तो जॉइंट ओनरशिप वाली जो लीज प्रॉपर्टी है वो भी लीज हो सकती है, नो ऐसा, नो इशू। डिटर्मिनेंट ऑफ रेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल, ये एक अलग से क्वेश्चन भी, काफ़ी लंबे चौड़े इसमें पॉइंट, अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी सिंपल है। तो बड़े सादे से लफ्ज़ों में है कि जो रेंट है आपका डिटर्मेंट आपने करना है। इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, लेकिन जो भी पॉइंट है वो तय आप लोगों का एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस बात को ज़हन में रखें, और पूरे पीरियड का तय होगा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, इसमें कुछ हम ऑप्शंस डाल सकते हैं, वो ऑप्शन मैं अभी कुछ देर में डिस्कस करता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पे जो भी ऑप्शन डालनी है, जो भी रेंट होगा, वो आपका तय एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, और पूरे पीरियड के लिए होगा। ये 2 बातें ज़हन में रख लें, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट और फॉर होल पीरियड। अब उसमें क्या क्या शर्तें आ सकती हैं, देखें। जस्ट लाइक वैली है, इट इज़ परमिसिबल डैट द डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेंट कुड बी फिक्स। मतलब डिफरेंट कर लेना, पहले साल आपका इतना किराया होगा, दूसरे साल इतना होगा, तीसरे साल इतना होगा, चौथे साल इतना होगा। तो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट कर लें, लेकिन पूरे पीरियड के लिए तय पहले ही करना है। दूसरे नंबर पे इसमें शर्त ये आ सकती है हमारे पास
द डिटर्मिनेंट ऑफ रेंटल ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट कॉस्ट, मतलब हम उसकी कॉस्ट को देखेंगे, जिस तरह कॉस्ट बढ़ती जाए या कम होती जाए तो हम उसके, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है ना, तो पहले एक पोर्शन था अब दो हो गए, तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, तो उसके मुताबिक हम करेंगे, मतलब ये भी आप कह सकते हैं, बट दैट आल्सो बी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, नॉट आफ्टरवर्ड। उसके बाद है लेसर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट यूनिटली, मतलब अपने तौर पे बढ़ा नहीं सकता, ये भी आप इसमें शर्त है, मतलब दोनों में वाइड हो जाएगा, एक दोनों की कंसेंट के साथ रेंट बढ़ेगा या जो आपके दरमियान में एग्रीमेंट होगा। और उसके बाद आप उसमें जो है अगले नंबर पे है द रेंट और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ मे बी पेबल इन एडवांस फॉर द डिलीवरी ऑफ एसेट ऑफ द लेसी, हाँ एडवांस में अदा हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। द लीज पीरियड शैल कमेंस्ड ऑन द डेट विच द लीज्ड एसेट है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रेंट का पीरियड है ना बेसिकली उस वक्त स्टार्ट होगा जब आपका एसेट डिलीवर होगा, ये नहीं कि भाई अब एग्रीमेंट हो गया तो रेंट भी शुरू हो गया, नो, एसेट डिलीवर हुआ है देन रेंट चार्ज होना स्टार्ट होगा। उसके बाद है इफ़ द लीज एसेट हैज़ टोटली लॉस्ट, अगर वो ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। द रेंटल कैन बी यूज्ड और द बेंचमार्क फॉर द, हाँ ये भी हो सकता है कि मार्केट प्राइस जो होगी उस वक्त हम लोग उसमें लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि लीज़ एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग को यूज़ करें, लेकिन यहाँ तक रेंटल के डिटर्मिनेंट तक आपके जो उसके पॉइंट्स हैं पहले क्वेश्चन के, बेटा ये कंप्लीट हो जाते हैं, मैं पॉइंट्स को दोबारा रिपीट आउट कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए जहन में आ जाए। हेडिंग में सबसे पहले इसमें क्या है कि जी ट्रांसफ़र यूज़फ्रुक्ट होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज़ क्या होगा, कंज्यूमेबल आइटम्स नहीं हो सकती, लायबिलिटी लेसर को ही रहेंगी, पीरियड ऑफ लीज़ पहले से तय होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, लेसी अमीन के तौर पे काम करता है, और जॉइंट ओनरशिप जो है हो सकती है उसको भी, और डिटर्मिन ऑफ रेंटल आखिरी पॉइंट है हमारा, उसका जो क्या उसको कहते हैं रूल्स ऑफ द लीज के हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। थैंक यू वेरी मच।